उसने दूर से आवाजें लगाई लेकिन शायद हुई कोई सुन पाया था। वहां के स्थानीय लोगों ने सिद्धि की मदद की। उन्हें कुछ लोगों को अपनी बोट लेकर जाने को कहा ताकि उन लोगों को वापस लाया जा सके। कुछ ही देर में सारी बोट किनारे तक पहुंच गई। शिव और बाकी सब बाहर निकले। शिव ने सिद्धि से पूछा, ये लोग कौन हैं? यहाँ के लोकल लोग हैं। इनका कहा है कि यहाँ तेज बरसात आने की संभावना है। हमारी मदद के लिए आए हैं। तेजस ने कहा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। इस मौसम में बरसात नहीं होती बेटा, यहाँ का मौसम बदलते देर नहीं लगती। आप लोग जल्दी से अपना सामान बांध लीजिए और हमारे साथ चलिए। इवांस ने शिव के पास आकर धीरे से कहा, पर चीफ क्या इन पर भरोसा करना ठीक रहेगा? जानिका ने टोकते हुए कहा, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सिग्नल भी नहीं आ रहा। इसका मतलब है सच में बरसात तेज होगी। हवा की स्पीड भी पहले से ज्यादा है। आप सब इतना सोच क्यों रहे हैं? वो हमारी मदद के लिए आए हैं, हमें चलना चाहिए। शिखा ने कहा तो बाकी सबने भी अपनी सहमति दर्ज। रात का वक्त नैनीताल आनंद ने हर जगह मालूम करवाया लेकिन माहिरा का कुछ भी पता नहीं चला। वो सोमनाथ जी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। इंस्पेक्टर ने उनसे सबसे पहले यही सवाल किया, आखिर उन्होंने माहिरा को आखिरी बार कब देखा था? सोमनाथ जी ने कहा, वो रोजाना की तरह सुबह 8 बजे कॉलेज के लिए निकल गई थीं। अगर शाम को कभी एक्स्ट्रा क्लास लगती तो वो फोन करके बता दिया करती। आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उसे शाम को 4 बजे के बाद ही कॉल किया और लगातार करता रहा लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। क्या आपने उसके दोस्तों से बात की? क्या पता उनके साथ गई हो? इंस्पेक्टर के इस सवाल का जवाब आनंद ने दिया। मैंने उसके सभी दोस्तों से पूछ लिया है। उन्होंने उसे नहीं देखा। यहाँ तक कि उन्होंने बताया आज वो कॉलेज नहीं आई थी। मैंने तो शाम को उसका कॉलेज भी चेक किया लेकिन वो वहाँ नहीं था। क्या उनका कोई बॉयफ्रेंड था? इंस्पेक्टर के ये पूछने पर आनंद ने नाराजगी जताई। ये कैसा सवाल हुआ इंस्पेक्टर? देखिए, बुरा मत मानिए, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। कॉलेज लाइफ में बॉयफ्रेंड होना कोई नई बात नहीं और आजकल के यूथ में तो ये सब फैशन की तरह है। आए दिन हमारे पास ऐसे बहुत से केस आते रहते हैं। पेरेंट्स राजी नहीं होते तो बच्चे भाग जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। सोमनाथ जी ने कहा तो इंस्पेक्टर, भले मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूँ। हर माँ बाप की नज़र में उनके बच्चे शरीफ होते हैं। आपने बताया वो बालिग हैं। ऐसे केसेस में पेरेंट्स हार जाते हैं क्योंकि बालिग होने के बाद बच्चे अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। देखिए इंस्पेक्टर, माहिरा ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। बॉयफ्रेंड की बात हो ही नहीं सकती। अगर ऐसा होता तो वो जरूर हमें बताती। वो हर बात अपनी फैमिली से शेयर करती हैं। इंस्पेक्टर ने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट बिखेरी और आनंद से कहा, कृतिका राव आप ही की चचेरी बहन है ना? अनऑफिशियली हमारी टीम ने उन्हें ढूंढने में आपके बड़े पापा की मदद की। उनके केस में भी किसी को कहा पता था वो किसी लड़के के साथ भागी हैं। आखिरकार बाद में साबित तो हो गया ना? इंस्पेक्टर, आप कहीं की बात कहीं ले जा रहे हैं। आनंद ने इस बार थोड़ा गुस्से से कहा। नाराज मत होइए आनंद साहब, मैंने तो बस केस का एक पहलू आपके सामने रखा है। सो सकता है मैं भी गलन हो जाऊं। वैसे पिछले 1 हफ्ते में ऐसे 3 केस आ चुके हैं मेरे पास। किसी गैंग का काम भी हो सकता है। आप रिपोर्ट दर्ज करवा दीजिए ताकि हम अपनी कार्रवाई शुरू कर सके। आनंद ने सोमनाथ जी की ओर देखा जो इन सब बातों से और परेशान हो गए थे। हालांकि वो मजबूत इच्छाशक्ति वाले इंसान थे लेकिन यहाँ बात उनकी बेटी की थी। रिपोर्ट्स दर्ज करवाकर आनंद ने सोमनाथ जी को उनके घर छोड़ा। आनंद ने कहा, जब तक माहिरा नहीं मिल जाती मैं आपके साथ ही रुकूंगा। मेरे साथ साथ तुम क्यों परेशान हो रहे हो बेटा? पुलिस उसे ढूंढ लेगी, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं अंकल, इस हाल में मैं आपको अकेले छोड़कर कह रहे नहीं जाऊंगी। माहिरा सिर्फ आपकी ही नहीं मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ उसे सही सलामत आपके पास लेकर आऊंगा। आप प्लीज हौसला रखिए। आनंद ने उन्हें हिम्मत देने की कोशिश की। आनंद के फोन पर घरवालों के कॉल आ रहे थे। आनंद उठकर साइड में चला आया। नर्मदा जी का कॉल देखकर उसने रिसीव किया। आनंद, क्या बात है बेटा, तुम किसी का फोन क्यों नहीं उठा रहे? माहिरा मिली क्या?
नहीं बड़ी माँ, अभी अभी हम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट्स दर्ज करवा कर आए हैं, शायद कोई अच्छी न्यूज मिले। बड़ी माँ, अंकल यहाँ अकेले हैं, मैं इस हाल में उन्हें अकेले छोड़कर नहीं आ सकता। पर बेटा, तुम्हारे माँ पापा परेशान हो रहे हैं, प्लीज बड़ी माँ आप उन्हें संभालिए। इस वक्त मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहता, वो जिद करके मुझे आने के लिए कहेंगे, मैं इनकार करूंगा और फिर हमारे बीच झगड़ा होगा। प्लीज बड़ी माँ आप उन्हें समझाइए, मैं फोन रख रहा हूँ। ये बोल आनंद ने कॉल कट कर दिया। वहीं लावण्या परेशान सी अपने कमरे में टहल रही थी। वनराज ने कहा, कब तक ऐसे टहलोगी, पैरों में दर्द हो जाएगा। उससे आपको क्या, यहाँ मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। आपके बेटे को मनमानी करने के सिवा और कुछ आता भी है। एक बार भी उसने मेरा फोन नहीं उठाया, लेकिन भाभी का फोन तुरंत उठा लाया। मुझसे ज्यादा वो उनकी सुनता है। लावण्या की बातें सुनकर वनराज ने कहा, इसी बात से खुश हो जाओ, घर में किसी की बात तो वो सुनता है। बताया न भाभी नू, माहिरा का कुछ भी अता पता नहीं है, इसलिए वो उसे ढूंढने में मदद कर रहा है। वो कोई आम लड़का तो नहीं जो गली मोहल्ले में जाकर उस लड़की को ढूंढेगा। हमारे बेटे का कोई नाम है, इज्जत है। लोग ऐसे मटकते देखेंगे तो क्या बातें नहीं बनाएंगे। वनराज ने मैगजीन बंद करते हुए कहा, मैं ऑलरेडी तुम लोगों की टेंशन लेकर थक चुका हूँ। थोड़ी और टेंशन ली तो मेरा सिर दर्द से फट जाएगा। मैं चला सोने, तुम इंतजार करो अपने बेटे का। ये कहते हुए वनराज ने अपने साइड की टेबल लाइट ऑफ कर ली। ये सब देखकर लावण्या गुस्से से भर गई। बस यही काम है आपके पास, सारी टेंशन में लूं और चैन की नींद आप सोए। रात का वक्त डवार आइलैंड। जैसा कि वहां के लोगों ने बताया था, यहाँ बरसात बहुत तेज हो रही थी। हवा का बहाव भी बहुत तेज था। यहाँ ठहरने के लिए होटल जैसी सुविधा नहीं मिली थी। सिर्फ एक कमरा था जहाँ सभी रुके थे। सभी खिड़कियां बंद थी। ठंड भी बढ़ चुकी थी। अंदर जल रहा लैंप वहाँ रोशनी कर रहा था। इशिता बोली, मुझे नहीं मालूम था यहाँ का मौसम इस तरह से बिगड़ जाएगा। कल तक तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा था। मैंने तो पहले ही कहा था यज्ञादि से वापस चलते हैं। आज लौटने का प्लान था। तेजस, तुम्ही ने कहा नहीं कल तक यहाँ और रुक जाते हैं, खूबसूरत जगह है। अब देखो, दक्ष की बातें सुनकर तेजस बोला, सच में ये जगह खूबसूरत है। अब मुझे क्या पता था यहाँ का मौसम ऐसे बिगड़ेगा। गलती मेरी है। आप लोगों की सिक्योरिटी का जिम्मा मुझ पर था। मुझे इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए था। जेनिका ने हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर दे ली। इवांस बोला, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारे अकेले की नहीं थी, मेरी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जितनी तुम्हारी। इस तरह से तो मैं भी गुनाहगार हुआ। अब बस भी करो, सब बारिश तूफान ये सब नेचुरल फिनोमिना होते हैं, खुद को दोष मत दो। शिव ने कहा तो सब चुप हो गए। शिखा सिद्धि के पास बैठी थी। वो काफी चुप सी थी। शिखा ने उसे नोटिस किया। आंखों से आंसू बह रहे थे उसके। शिखा उसे हिलाते हुए बोली, सिद्धि आप रो क्यों रही है? हुआ क्या है? सिद्धि ने नासमझी से पूछा। कुछ कहा क्या सिद्धि, आप रो रही हैं, आपको एहसास नहीं है? सिद्धि ने जब अपने गालों को छुआ तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वो रो रही थी। इशिता भी उठकर सिद्धि के पास चली आई। सिद्धि, बात क्या है? आप किसी बात से डरी हुई हैं क्या? सिद्धि कोई जवाब नहीं दे पाई। न जाने वो क्या सोच रही थी। शिव भी उठकर उसके पास चला आया। उसने सिद्धि को गौर से देखा। किसके बारे सोचकर परेशान हो रही हो? किसी के नहीं, बस मैं यूं ही इमोशनल हो गई थी। सिद्धि को देखकर लग रहा था वो इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहती थी। शिव ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, तुम मुझे बता सकती हो, ट्रस्ट मी, अच्छा फील होगा। सिद्धि ने नजरें उठाई और शिव को देखने लगी। क्या वो सचमुच वो इंसान है जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सकती हैं? जो भी हो, सिद्धि को उस पल में अच्छा लगा। सहसा ही उसने जब बाकी लोगों को देखा तो अपनी नजरें झुका ली। उसने शिव का हाथ हटाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इशिता तेजस के पास चली आई। मुझे नहीं लगता सिद्धि ठीक हैं। वो सचमुच किसी बात को लेकर परेशान हैं। बिग ब्रो उन्हें संभाल रहे हैं ना, फिक्र मत करो। तेजस की मुस्कुराहट देख इशिता भी मुस्कुरा दी।
शिव वही सिद्धि के पास कुछ देर बैठा रहा। बाहर बरसात और भी ज्यादा तेज हो गई। बिजली भी कड़क रही थी, जिस वजह से शायद ही किसी को नींद आती। वहीं दूसरी तरफ आनंद भी माहिरा को तलाशने में लगा हुआ था। पुलिस अपना काम कर रही थी। आनंद ने अपने गार्ड्स को इस काम पर लगा दिया था, लेकिन बीतते वक्त के साथ परेशानियां और बढ़ रही थी। सोमनाथ जी कुछ बोल नहीं रहे थे। उनके लिए तो ये पल और भी ज्यादा डराने वाला था। न जाने उनकी बेटी किस हाल में होगी। सुबह की धूप आनंद के चेहरे पर पड़ रही थी। वो आंगन में बैठे बैठे ही सो गया था। ठंड भरी रात में भला बाहर नींद कैसे आती। कुछ देर पहले ही उसकी आंख लगी थी। आंखें खुलते ही उसने इधर उधर देखा, तब जाकर एहसास हुआ वो सिद्धि के घर पर था। आनंद घर के अंदर चला आया। उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सोमनाथ जी के कमरे से आई थी। आनंद भागकर उनके कमरे में पहुंचा। वहां जाकर देखा तो वो जमीन पर गिरे हुए था और उठने की कोशिश कर रहे थे। टेबल पर रखी किताबें भी नीचे गिरी हुई थी। आनंद भागकर उनके पास पहुंचा। अंकल, आप ठीक तो है? आप नीचे कैसे गिरे? मैं ठीक हूँ। मैं तो बस किताब उठाने आया था, लेकिन संभल नहीं पाया। आनंद ने उन्हें सहारा देकर पलंग पर बिठाया। अंकल, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। मैं बाहर ही था, आप मुझे आशा दे देते। मैं अपना ख्याल रखकर क्या करूँगा बेटा? मैं तो अपनी बेटी का ख्याल भी नहीं रख पाया। खुद की जिम्मेदारियां तक नहीं निभा पाया। मैं बस बोझ बनकर रह गया हूँ सबके कंधों पर। अंकल प्लीज, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप किसी पर बोझ नहीं हैं। आप इस घर के मजबूत पिलर हो और आपको ही वजह से बाकी सब हैं। अपने आप को ऐसे हताश मत करिए। मेरे आदमी भी माहिरा को तलाश रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, वो हमें जल्दी मिल जाएगी। आनंद ने उन्हें समझाते हुए कहा। आनंद का फोन बज रहा था। उसने आकर अपना कॉल रिसीव किया। हेलो, कौन? फोन की दूसरी तरफ से जो आवाजें आई उसे सुनने के बाद आनंद की आंखें बबी हो गई। उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, हॉस्पिटल। सोमनाथ जी ने आंखों पर चश्मा चढ़ते हुए पूछा, किसका फोन है? अंकल, माहिरा मिल गई हैं। हमें अभी निकलना होगा। आनंद ने इसके आगे और कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ बाकी सब लोग डाइवर आइलैंड पर फंसे हुए थे। बरसात रुक चुकी थी। शिव और दक्ष वहां के लोगों से बात कर रहे थे। उन्होंने उन्हें जाने से साफ मना कर दिया। आप लोग समझ नहीं रहे हैं। पानी भर चुका है, सड़कों का पता नहीं। इस वक्त जंगल के रास्ते जाना खतरों से खाली नहीं। आप सबकी जान को खतरा हो सकता है। तूफान की वजह से रास्तों पर पेड़ टूटकर गिर पड़े। नाव से जाना भी आसान नहीं। आप लोग हमारी माने तो अभी जाने के बारे में न सोचें। जब तक आगे जाने का रास्ता साफ नहीं हो जाता, आप लोग यही रुकिए। हमारी वजह से आप लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। शिव ने कहा तो वो आदमी मुस्कुराकर बोला, परेशानी कैसी? मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। मैं तो बस सेवा कर रहा हूँ। आप लोग आराम कीजिए। मेरी पत्नी अभी नाश्ता तैयार कर रही थी। सिद्धि कुछ दूरी पर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। वो अकेले क्यों खाना बना रही हैं? हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उनकी मदद तो कर ही सकते हैं। आप मुझे बताइए वो कहाँ हैं? मैंने कहा न, आप लोग आराम कीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो अकेले सब कुछ संभाल लेगी। सिद्धि ने इस बार भी अपनी बात पर जोर दिया। नहीं, मैं भी उनकी मदद करूंगी। आप मुझे उनके पास ले चलिए। ठीक है, आपकी इच्छा होती तो चलिए हमारे साथ। वो आदमी सिद्धि को अपने साथ नीचे ले गया। दक्ष ने शिव से कहा, यहाँ आकर तो हम अच्छा फंस गए। मालूम नहीं था मौसम ऐसे खराब हो जाएगा। इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ फोन में न तो नेटवर्क है और न ही सिग्नल। बस घर पर सब परेशान न हो। यहाँ जो कुछ भी हुआ घर वालों को पता है और सब मुझसे नाराज भी हैं। मैं किसी से बात भी नहीं कर पाया। कहीं डैड को ये न लगे मैंने जानबूझकर फोन बंद कर दिया। शिव ने कहा तो तेजस बोला, ऐसा नहीं होगा। फोन तो हम सबका काम नहीं कर रहा। इसका मतलब ये थोड़ी न है तुमने जानबूझकर कुछ किया है। इवांस अभी अभी बाहर से आया था। उसे आते देख शिव ने पीछे, बाहर की कंडीशन कैसी है? बहुत खराब है चीफ। फिलहाल यहाँ निकल पाना आसान नहीं होगा।
हमें यहीं पर रुककर इंतजार करना पड़ेगा, इवांश ने कहा। सिद्धि ने नीचे रसोई घर में एक अकेली औरत को सब्जियां काटते देखा। उसे कई सारे लोगों का खाना बनाना पड़ रहा था। सिद्धि अंदर चली आई। आप अकेले इतना सब कर रही हैं, हमसे कहाँ होता हम आपकी मदद कर देता, आप यहाँ क्यों चली आई? मेहमानों से काम नहीं करवाया जाता, आपको जाकर आराम करना चाहिए, मैं ये सब देख लूंगी। सिद्धि ने उस औरत की बात नहीं मानी। उसने दूसरा चाकू उठाया और सब्जियां काटते में उनकी मदद करने लगी। मुझे आराम करते हुए नहीं, काम करते हुए देखिए। खाली बैठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सिद्धि की बातें सुनकर वो औरत मुस्कुरा दी। आनंद सोमनाथ जी को साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां पुलिस की टीम भी थी। आनंद इंस्पेक्टर से जाकर मिला। इंस्पेक्टर, आपने कॉल किया था, कहाँ है माहिरा? रिलैक्स हो जाए, अंदर डॉक्टर चेकअप कर रही हैं, उनकी परमिशन के बाद ही आप लोग उनसे मिल सकते हैं, इंस्पेक्टर ने कहा। सोमनाथ जी ने पूछा, लेकिन मेरी बेटी हॉस्पिटल में क्यों है? वो ठीक तो है ना? हमारी स्पेशल टीम में रेस्क्यू करके उन्हें बचाया है, वो अकेली नहीं है, उनके साथ 13 लड़कियां और हैं। हमारी टीम ने कुल 14 लड़कियों को बचाया है। एक गैंग को पकड़ा है जो वुमेन ट्रैफिकिंग का काम करते थे। काफी वक्त से उनकी तलाश जारी थी। यही करीब 3 बजे के आसपास हमारी टीम ने इन लड़कियों को बचाया है। सोमनाथ जी हताश हो गए। वही आनंद भी हैरान था। उन्होंने सोचा नहीं था माहिरा इतने बड़े मुसीबत में पड़ गई थी। कुछ देर बाद नर्स के बुलाने पर उन दोनों को अंदर ले जाया गया। माहिरा इस वक्त बेहोश थी। उस रूम में और भी कई लड़कियों को एडमिट किया गया था। आनंद उन सबको देखकर हैरान रह गया। माहिरा के चेहरे पर भी चोट के निशान थे। सोमनाथ जी अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर रो पड़े। खुद को संभाल नहीं पाए वो। आनंद ने वहां से गुजर रही डॉक्टर को रोककर पूछा, 1 मिनट डॉक्टर, इसे हुआ क्या है? इसे होश कब तक आएगा? डॉक्टर ने माहिरा की ओर देखकर पूछा, इस पेशेंट का नाम क्या है? माहिरा नाम। ऐसे इसका नर्स आपको फॉर्म देगी जिसमें आपको इनकी पूरी डिटेल्स फिल करनी है और गार्जियन के सिग्नेचर लगेगा। डॉक्टर की बात काटते हुए आनंद बोला, मैं सब कुछ कर दूंगा, आप मुझे बस ये बताइए आखिर इसे हुआ क्या है? ये होश में कब तक आएगी? इन्हें हैवी ड्रग का डोज दिया गया है, जल्दी होश में नहीं आएगी। इनके साथ मारपीट भी नहीं हुई है, शायद सेक्सुअली एब्यूज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये सेफ हैं। यहाँ मौजूद 14 लड़कियों में से 6 लड़कियां सेफ हैं, बाकी सब रेप का शिकार हुई हैं। सभी को ड्रग्स दिया गया, इसलिए इनकी ऐसी कंडीशन है। 2 लोग अभी भी डेंजर में हैं। आनंद को समझ नहीं आया आखिर वो क्या कहे। यो अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा, किसे पता था। डॉक्टर आगे बोली, प्लीज आप लोग यहाँ ज्यादा देर मत रुकिएगा, इन्हें रेस्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। अपनी बात पूरी कथ डॉक्टर वहां से चली गई। आनंद कुछ बोल नहीं पाया। सोमनाथ जी ने माहिरा के हाथ को छुआ। वो अंदर से कांप गए थे। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, न जाने उसने क्या कुछ फेस नहीं किया होगा। आनंद ने अपने आंसुओं को बहने नहीं दिया। उसने कुछ संभाला और सोमनाथ जी से कहा, अंकल बाहर चलिए, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। डॉक्टर ने कहा है उसे रेस्ट करने देना चाहिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे रहते मेरी बेटी ने इतना कुछ सहा और मैं कुछ भी नहीं कर पाया उसके लिए। मैं तो बाप कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। अंकल प्लीज ऐसा मत कहिए, संभालिए अपने आप को। नर्स ने वहां आकर कहा, पेशेंट को आराम की जरूरत है, आप लोग यहाँ नहीं रुक सकते। आनंद ने सोमनाथ जी का व्हीलचेयर पकड़ा, हमें बाहर चलना चाहिए। आनंद उन्हें बाहर ले आया। आनंद का फोन बज रहा था। उसने जब बड़ी माँ का नंबर देखा तो फोन रिसीव किया। आनंद, तुम रात भर घर नहीं आए, अभी कहाँ हो? माहिरा का कुछ पता चला? आनंद ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं अंकल को लेकर हॉस्पिटल आया हूँ, वह माहिरा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हे भगवान, माहिरा हॉस्पिटल में हैं। उसे क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? तुम मुझे अभी एड्रेस मैसेज करो, मैं वहां पहुंच रही हूँ। नर्मदा जी भी माहिरा को लेकर परेशान हो गई थी। आनंद सोमनाथ जी को बाहर ले आया। समझ ही पा रहा था उनसे क्या कहे, वो खुद ये सब देखकर घबरा गया था।
इधर सिद्धि ने नाश्ता बनाने में उस महिला की पूरी मदद की। तुम्हें इतना कुछ बनाना आता है, मुझे तो तुमसे कुछ सीखना पड़ेगा। जरूर सिखाऊंगी आंटी, बस सीखने वाले में सीखने की इच्छा और लगन होनी चाहिए, सिद्धि ने नाश्ते की प्लेट लगाते हुए कहा। शिखा और इशिता भी वहां पहुंचे। क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, बस ये नाश्ते की प्लेट ऊपर तक पहुंचानी है। उन दोनों ने नाश्ता ऊपर पहुंचाने में सिद्धि की मदद की। हर कोई अपने फोन में नेटवर्क ढूंढने में बिजी था। इशिता ने कहा कोशिश बेकार है, कहाँ गया है न, जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगी। यही तो प्रॉब्लम है, आज के समय में हम फोन और लैपटॉप के इतने आदी हो चुके हैं कि इनके बिना दिल ही नहीं लगता। तेजस की साथ देते हुए दक्ष बोला, बीवी के बिना रहना मंजूर है, देखा मोबाइल फोन के बिना बिल्कुल भी नहीं। शिखा दक्ष के पीछे ही खड़ी थी। उसने दक्ष के पैर पर मारते हुए कहा, ठीक है, फिर अपने मोबाइल फोन से कहिए खाना लाकर दीदी। मैं ही पागल हूँ जो खाने की प्लेट लेकर यहाँ आई। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। कहाँ मोबाइल फोन और कहाँ बीवियाँ, उन दोनों का तो कोई मैच ही नहीं है। सच मुझे बहुत भूख लगी है, प्लेट दो, दक्ष ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। बिल्कुल नहीं दूंगी, शिखा ये बोल जाने लगी और दक्ष उसे रोकने की कोशिश में जुट गया। सिद्धि ने नाश्ते की एक प्लेट उठाई और शिव के पास चली आई। उसने बिना कुछ कहे नाश्ते की प्लेट उसकी ओर बढ़ा दी। शिव ने उसके हाथों से प्लेट लेते हुए पूछा, क्या तुमने खाया? मैं अपने लिए नाश्ते की प्लेट लेकर आई हूँ, ये बोल सिद्धि चली गई। शिव मन ही मन खुद से बोला, मेरी फिक्र करती हो लेकिन जताती नहीं है। फिलहाल मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है, एक बार यहाँ से निकल जाए फिर देखना, अपने रिश्ते को नॉर्मल करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। नर्मदा जी माहिरा को देखने हॉस्पिटल आई हुई थी। नर्स उन्हें माहिरा के पास ले आए। माहिरा की हालत देखकर उन्होंने अपने आंचल से मुंह ढक लिया। हमेशा इस बच्ची को उन्होंने हंसते मुस्कुराते देखा था, इसे हाल में उसे देखकर बहुत दुख हो रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर प्यार से माहिरा के सिर पर हाथ फेरा। इस वक्त उनके भी हाथ कांप रहे थे। नर्मदा जी रूम से बाहर निकल गई। आनंद उनके पास चला आया। बड़ी माँ, आप ठीक तो हैं? नर्मदा जी अपने आप से पूछते हुए बोली, ये सब हुआ कैसे? पुलिस ने एक गैंग को पकड़ा है, वुमेन ट्रैफिकिंग का केस था। अंदर जितनी भी लड़कियां आप देख रही हैं उन सभी को बचाया गया है। ड्रग का हैवी डोज दिया गया है उन लोगों को। बड़ी माँ, सचमुच ये हैरान करने वाला है। मैं माहिरा को इस हाल में देख नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं उसने कैसे पेश किया होगा। क्या तुमने सिद्धि को फोन किया? उसे फोन करके क्या कहूँगा बड़ी माँ? उसकी हालत हमसे छिपी है, क्या उस जल्लाद के साथ वो कैसे रह पा रही हैं ये सिर्फ वही जानती होगी। यहाँ के हालात बताकर मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता। आनंद की बातें सुनकर नर्मदा जी भी सोच में पड़ गई। उन्होंने सोमनाथ जी के बारे में पूछा तो आनंद ने उन्हें सामने से लेफ्ट जाने को कहा। नर्मदा जी सोमनाथ जी के पास चली आई। इस वक्त उनकी हालत भी ठीक नहीं थी। नर्मदा जी को वहां देखकर सोमनाथ जी ने पूछा, माहिरा से मिली आप क्या? उसे होश आ गया? नर्मदा जी ने नमे सिर हिला दिया। सोमनाथ जी हताश होकर बोले, सच तो ये है मैं बाप कहलाने के लायक नहीं है। अपनी बच्चियों का ख्याल रखने की बजाय मैं तो उन पर बोझ बनकर रह गया। मैं सचमुच एक अच्छा पिता नहीं हूँ। आप खुद के लिए ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? होनी को कोई नहीं टाल सकता। हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमारी माहिरा ठीक हैं। बच्ची घर लौट आई और क्या चाहिए, माना कि मुश्किल वक्त है, देखिएगा एक दिन सब ठीक हो जाएगा, नर्मदा जी ने कहा। आनंद भी उन दोनों के पास चला आया। आप लोग फिक्र मत कीजिए, माहिरा जल्दी ठीक हो जाएगी। वो फिर से हमारे सामने उसी रूप में आएगी जैसा हम उसे देखा करते हैं। हंसती गाती मुस्कुराती हुई सोमनाथ जी ने आनंद का हाथ थामकर कहा, तुम नहीं होते तो शायद मैं अपनी बेटी को दोबारा नहीं देख पाता। तुमने बेटे होने का फर्ज निभाया है। मेरी एक और बात मानोगे? क्यों नहीं अंकल, जरूर मानूंगा। आप हुक्म कीजिए, मेरी माहिरा का क्या रखना? सोमनाथ जी बड़ी ही आत्मीयता के साथ कहा। उनकी बातों में एक गहराई छुपी थी। नर्मदा जी उसी गहराई को भांपने का प्रयास कर रही थी।
आनंद ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर उनके हाथ पर रख दिया। ये भी कोई पूछने की बात है? उसका पूरा ख्याल रखूंगा, देखिएगा वो बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। सोमनाथ जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। शाम तक नर्मदा जी वहीं रुकी रही। अभी तक माहिरा को होश नहीं आया था। डॉक्टर ने सबको रुकने से मना किया था। आनंद नर्मदा जी के पास आकर बैठ गई। बड़ी माँ, आपको घर जाना चाहिए। अंकल से मैंने कहा तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा वो माहिरा का अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहते। पर बेटा, तुम अकेले सब कुछ कैसे संभालोगे? मैं औरत हूँ, मेरी जरूरत पड़ सकती है। मुझे यही रहने दो। बड़ी माँ, आप सुबह से यही बैठी है। आपको आराम की भी सख्त जरूरत है। आप अभी घर जाइए, कल सवेरे आ जाइएगा। आनंद बेटा, तुम्हारी आंखें बता रही हैं तुम सोए नहीं हो। मैं यही रुकती हूँ, तुम घर जाकर आराम करो। मुझसे नहीं हो पाएगा बड़ी माँ। जब तक माहिरा को ठीक से घर नहीं पहुँचा देता मैं सो नहीं पाऊंगी। अपनी दोस्त से वादा किया था मैंने, उसकी बहन उसके पापा का ख्याल रखूंगा। मैं अपना वादा तोड़ने वालों में से नहीं हूँ। नर्मदा जी उसे और क्या ही समझाती। उसकी बात मानकर वो घर चली गई। आनंद बेंच पर जाकर बैठ गया। जब भी आंखें बंद करता माहिरा का चेहरा उसके सामने चला आता। वो हंसते मुस्कुराते हुए ही ज्यादा अच्छी अलगी थी। उसे इस हाल में देखकर वो बेचैनी महसूस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सिद्धि भू करवटें बदल रही थीं। मन में घबराहट सी थी। हालांकि सब सो रहे थे। उसे नींद नहीं आई तो उठकर कमरे से बाहर निकल गई। वो छत पर चली आई। ठंडी हवाएं बह रही थी। हालांकि यहाँ आकर उसने थोड़ी राहत महसूस की। नींद नहीं आ रही, किसी ने आहिस्ता से सिद्धि के कानों में कहा। वो जब तक आवाज को समझती उसी शख्स ने उसके कंधे पर शॉल रखा और उसके सामने चला आया। वो और कोई नहीं, शिव था। 2-3 दिनों से देख रहा हूँ। बहुत बेचैन लग रही हो। बात क्या है? मैं वो सिद्धि कुछ बोल नहीं पाई। शिव ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया। मुझसे डरने की बजाय अपना हमदर्द समझोगी तो सब कुछ कह पाओगी। बताओ क्या बात है? मुझे अपने घर की याद आ रही है। मुझे पापा से बात करनी है। माहिरा को देखना है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है, जैसे कुछ गलत होने को है। शिव ने सिद्धि के माथे को छूकर दुखा। तुम्हें बुखार नहीं है? लगता है कोई बुरा सपना देखा होगा तुमने। सब अच्छे होंगे। एक बार हम यहाँ से निकल जाए फिर इत्मीनान से बात कर लेना। सिद्धि ने कोई जवाब नहीं दिया। शिव ने बेहद ही प्यार से उसके गालों को छूकर कहा, अपनों से न हमारा एक अलग ही कनेक्शन होता है। वो भले दूर रहे लेकिन हमें सब कुछ फील होता है। तुम इस तरह परेशान रहोगी तो उन्हें नींद कैसे आएगी? सिद्धि ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। शिव ने कहा, ठंड ज्यादा है यहाँ, नीचे चलो। शिव उसे नीचे ले आया। सुबह का वक्त हॉस्पिटल। सोमनाथ जी शायद व्हीलचेयर पर बैठे बैठे ही सो गए थे। नर्स ने उनके पास आकर कहा, सर ये फॉर्म फिल अप हो चुका है, इस पर गार्जियन के साइन चाहिए। सोमनाथ जी ने कोई जवाब नहीं दिया। नर्स ने कंधे से हिलाने की कोशिश की तो उनका सिर नीचे झुक गया। नर्स थोड़ा घबरा गई। उसने जांचने की कोशिश की वो सचमुच नींद में हैं या बेहोश हैं। वो भागकर डॉक्टर को बुलाने चली गई। आनंद इस वक्त बेंच पर सो रहा था। शोर सुनकर उसकी नींद टूट गई। वहां खड़ी नर्स ने कहा, पेशेंट को होश आ चुका है। ये सुन आनंद के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने अपना जैकेट उठाया और नर्स के साथ रूम के अंदर चला गया। माहिरा को होश आ चुका था। उसे देख माहिरा की आंखों से आंसू बह निकले। मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आनंद उसके पास चला आया। उसने माहिरा के आंसू पोंछते हुए कहा, घबरा जो तुम रोई तो। रोते हुए तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। माहिरा सिसक पड़ी। माहिरा, लगता है तुमने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा न, तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आई एम सॉरी। अब कहीं जाकर माहिरा ने कुछ कहा। आनंद बोला, सॉरी किस बात के लिए? तुमने कुछ गलत नहीं किया। पुरानी यादों को कोई याद नहीं रखता। तुम भी भूल जाओगी। हम सब हैं न तुम्हारे साथ। मुझसे गलती हुई है। मुझे उन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए था। मदद करने गई थी मैं, उन्हें नियत नहीं भांप सकी और उनके चंगुल में फंस गई।
माहिरा ने सिसकते हुए कहा। आनंद ने उसे समझाने की कोशिश की, वो सब अब पुलिस की हिरासत में हैं। उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। पुलिस ने बताया तुम्हारी समझदारी की वजह से वो लोग इस केस को सॉल्व करने में कामयाब हो पाए। तुम अगर उन तक लोकेशन न भेजती तो उन्हें तुम तक पहुंचने में और वक्त लग सकता था। तुम मेरी सोच से भी ज्यादा ब्रेव हो। प्लीज रोना बंद करो। पापा, मेरे पापा कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। हाँ, मैं अंकल को लेकर आता हूँ। तुम यहीं रुको। आनंद उसे वहीं छोड़कर रूम से बाहर निकल गया। माहिरा मन ही मन खुद से बोली, पापा जरूर नाराज होंगे मुझसे। मैंने उन्हें और परेशानी में डाल दिया। आनंद ने सोमनाथ जी को हर जगह देखा, उसे वो नहीं मिले। उसे वहाँ काम कर रही नर्स से पूछा, एक्सक्यूज मी, यहाँ व्हीलचेयर पर एक आदमी बैठे थे, क्या आपने उन्हें देखा है? हाँ, कुछ दिन पहले ही उन्हें इमरजेंसी रूम में ले जाया गया है। आप इस तरफ चले जाइए। नर्स ने उसे रास्ता बताया। आनंद समझ नहीं पा रहा था आखिर यहाँ हुआ क्या। वो भागता हुआ आगे बढ़ गया। नीचे नर्मदा गाड़ी से बाहर निकली। वो घर से टिफिन बॉक्स लेकर आई थी। उन्होंने ड्राइवर को वहीं रुकने के लिए कहा और खुद अंदर चली आई। आनंद इमरजेंसी रूम के बाहर पहुंचा। क्या करे क्या नहीं, कुछ समझ नहीं पा रहा था। नर्मदा जी माहिरा से मिलने उसके कमरे में पहुंची। माहिरा को होश में देख वो मुस्कुरा दी। माहिरा भी उन्हें देखकर भावुक हो गई थी। कैसी हो बेटा? नर्मदा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरकर पूछा। माहिरा से कुछ बोला नहीं गया। नर्मदा जी वही उसके पास बैठ गई। ज्यादा सोचो मत और बुरी यादों को जहन में निकाल फेंको, सब ठीक हो जाएगा। आंटी, हाँ बेटा, क्या आप सब मुझसे नाराज नहीं हैं? माहिरा के इस सवाल पर नर्मदा जी बोली, नाराजगी कैसी? क्या तुमने कोई गलती की है बेटा? जब तुमसे कोई गलती हुई ही नहीं तो कोई नाराज क्यों होगा? जिन्होंने गलतियां की हैं वो पुलिस के सलाखों के पीछे हैं। कोर्ट उन्हें बड़ी से बड़ी सजा देगा। मैंने सभी को परेशान किया है आंटी, पापा को भी तकलीफ पहुंचाई। माहिरा को रोते देख नर्मदा जी बोली, खुद को दोषी ठहराना बंद करो। कोई तुमसे नाराज नहीं होता। तुम खुद अपने पापा से बात करके देखो। मैं अभी उनसे मिलकर आती हूँ। नर्मदा जी वहां से चली गई। वही दूसरी तरफ आनंद इमरजेंसी रूम के बाहर खड़ा था। डॉक्टर्स के बाहर निकलते ही आनंद उठकर उनके पास चला आया। डॉक्टर, अब उनकी तबीयत कैसी है? आखिर उन्हें हुआ क्या था? सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। क्या मतलब है आपका? कल तक वो ठीक थे, आप अचानक से क्या कह रहे हैं? देखिए, उन्हें हार्ट अटैक आया था। हमने उन्हें एग्जामिन किया है। उनकी डेथ यहाँ लाने से पहले ही हो चुकी थी, यही कोई 3 से 4 घंटा पहले। हैरानी की बात तो ये है, ये बात किसी को पता कैसे नहीं चली और इन्होंने मदद के लिए किसी को आवाज क्यों नहीं दी? डॉक्टर की बात पर आनंद अब भी विश्वास करने को तैयार नहीं था। बार बार माहिरा का ख्याल दिमाग में आ रहा था, आखिर उसे वो क्या जवाब देगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ऐसा नहीं हो सकता। सॉरी मिस्टर आनंद, तसल्ली के लिए आप खुद से ये बातें कह रहे हैं। सच को बदला नहीं जा सकता। डॉक्टर ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, संभालिए अपने आप को। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। नर्मदा जी कुछ दूरी पर ही खड़ी थी। उन्हें भी ये सब सुनकर एक झटका सा लगा। आखिर वो क्या ही कहती? आनंद ने जब नजरें उठाई तो हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। माहिरा नर्स का हाथ थामकर आनंद के पास आ रही थीं। आनंद के हाथ पांव सुन्न पड़ चुके थे। वार्ड बॉय अंदर से डेड बॉडी लेकर बाहर निकल रहे थे। स्ट्रेचर पर किसी की बॉडी देखकर माहिरा रुक गई। उसने नजरें फेर ली क्योंकि ये सब देखकर वो घबरा गई। उसे क्या मालूम था जिससे उसने नजरें फेरी हैं वो उसके पिता थे। स्ट्रेचर को उसके सामने से ले जाया जा रहा था। माहिरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी नजर हाथ पर गई जो कि ढका हुआ नहीं था। रुक जाओ, माहिरा के ये कहते ही वो लोग रुक गए। माहिरा का चेहरा काफी घबराया हुआ था। उसने आनंद की ओर देखा। वो भला क्या उसके सवालों का जवाब देता? माहिरा ने कांपते हाथों से जब उस कपड़े को हटाया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके सामने उसके पिता का शव था। उसके मुंह से शब्द भी टूट टूट कर निकल रहे थे। पापा, मेरे पापा को कहाँ ले रहे थे आप सब? मैंने पूछा, कहाँ ले जा रहे थे? माहिरा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा।
वो सोमनाथ जी को हिलाते हुए बोली, पापा पापा मुझसे बात करो, मैं अपनी हर गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ, कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगी, प्लीज़ मुझसे बात कीजिए, मैडम इनकी डेथ हो चुकी है। वार्ड बॉय के ये कहती ही माहिरा ने उसे दूर धकेल दिया। नहीं, मेरे पापा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, सब दूर हट जाओ, मैं कहीं नहीं ले जाने दूंगी अपने पापा को, सब दूर रहो उनसे। आनंद माहिरा के पास चला आया। माहिरा संभालो अपने आप को। नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। आनंद ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब कहते हैं मेरे पापा नहीं रहे, झूठ बोल रहे हैं न ये सब, इनसे कहिए ऐसा न कहे, मुझे घर जाना है, मैं पापा के साथ घर जाऊंगी। माहिरा बुरी तरह से रो रही थी। उसके लिए खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल था। अभी अभी एक सदमे से बाहर निकली थी, लेकिन तभी एक नए सदमे ने उसे घेर लिया। आनंद ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन न जाने माहिरा को क्या सूझा, उसने आनंद को खुद से दूर धकेल दिया और वहां से भागने लगी। माहिरा, आनंद के पुकारने पर भी वो नहीं रुकी। आनंद जाओ उसे पकड़ो, नर्मदा जी ने कहा। आनंद भी माहिरा के पीछे भागा। माहिरा को कुछ होश नहीं था, वो कहाँ भाग रही हैं। कभी किसी को धक्का लगता तो कभी किसी को। आनंद भी उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। वो कहीं नजर नहीं आया। उसने आसपास से गुजर रहे लोगों से पूछा, जरा सुनिए, आपने किसी लड़की को यहाँ से भागते देखा है? उसे पेशेंट के कपड़े पहने हुए थे। हाँ, वो मैंने रोड की तरफ गई हैं। आनंद भी मेन रोड की तरफ भागा। आती जाती गाड़ियों के बीच माहिरा भागने की कोशिश कर रही थी। कभी किसी बाइक से टकराते टकराते बचती तो कभी किसी कार वाले से। माहिरा का सिर चकराने लगा था, पैरों की गति भी धीमी पड़ गई थी। इससे पहले वो सामने से आ रही कार से टकराती, आनंद ने उसे सड़क किनारे खींच दिया। मदद के लिए आसपास के लोग भी शामिल भागकर चले आए। माहिरा बेहोश हो चुकी थी। आनंद उसे हॉस्पिटल ले आया। सुबह का वक्त, डाइवर आइलैंड 4 दिन गुजर गए थे, लेकिन सब लोग अभी भी इस आइलैंड पर फंसे हुए थे। शिव, इवांस और दक्ष बाहर गए हुए थे ताकि ये देख सके यहाँ से निकलने का कौन सा रास्ता सही होगा। शिखा सिद्धि के लिए चाय का कप ले आई। आखिर बात क्या है सिद्धि? बीते कुछ दिनों से आप काफी गुमसुम सी लग रही है, न हंसती हैं न बोलती हैं। तबीयत ठीक है न आपकी? मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिद्धि की इस बात पर शिखा ने नमे सिर हिला दिया। इंसान देखने में ठीक लगे इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक हैं। आप कुछ न कुछ सोचती रहती हैं। क्या हम सबके साथ यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? नहीं शिखा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम सबके साथ आना मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम सब साथ नहीं रहते तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस बीते कुछ दिनों से मन घबरा रहा है। मुझे लगता है घर वालों से दूर हूँ न, इस वजह से। उनसे बात हो जाएगी तो अच्छा महसूस करूँगी। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। मैं भी चाहती हूँ यहाँ से हम जल्दी निकले। डैड अकेले ऑफिस का सारा काम संभाल रहे हैं। मेरी दोस्त भी परेशान हो रही होगी। हम दोनों लंबे वक्त से साथ हैं, दूसरे से बात किए बिना रह नहीं पाते। इशिता उन दोनों के पास चली आई। फिक्र मत कीजिए, रास्ता साफ हो जाए तो हम वापस अहमदाबाद पहुंच जाएगा। अब ज्यादा नहीं रुकेंगे यहाँ। सिद्धि और शिखा दोनों उसकी बातों पर मुस्कुरा दिया। शिखा ने कहा, यहाँ के लोग बड़े हेल्पफुल नेचर के हैं। उन्होंने काफी मदद की हमारी। हाँ सही कहा, अक्सर यहाँ टूरिस्ट आते रहते हैं। लोग इतने हेल्पफुल नेचर के हो तो टूरिस्ट यहाँ दोबारा आना पसंद करते हैं, इशिता ने कहा। तेजस खिड़की के पास खड़ा था। हालांकि मोबाइल फोन अभी भी काम नहीं कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहा था। तेजस के फोन में नेटवर्क लग गया। ये देखते ही वो खुशी से उछल पड़ा। अंदर जब शोर सुनाई दिया तो शिखा, सिद्धि और इशिता तीनों भागती हुई कमरे में चली आई। क्या बात है तेजस, तुम चिल्लाए क्यों? वो क्या है कि मेरे फोन में नेटवर्क आया था लेकिन वापस चला गया। तेजस ने उदास भरे चेहरे के साथ कहा। ये कैसा बचपना है तेजस, इतना खुश तो छोटे बच्चे भी नहीं होते, इशिता ने टोंट मारते हुए कहा। शिखा हंसते हुए बाहर चली गई। सिद्धि अभी भी वहीं खड़ी थी।
तेजस ने कान पकड़कर कहा, सॉरी भाभी, आपको नहीं लगता अब आपको बड़े हो जाना चाहिए? ये बोल सिद्धि भी वहां से चली गई। इशिता तेजस के बाह पर मारते हुए बोली, अब तो सुन लिया न भाभी ने क्या कहा, बचपना कम करो। तेजस ने इशिता के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं बचपना कम करूंगा तभी तो हमारे बच्चों का टर्नओवर आएगा। हमारे बच्चे, वो भी इतनी जल्दी? काफी दूर का सोच लिया तुमने। इशिता की इस बात पर तेजस मुस्कुरा दी। आनंद इस वक्त डॉक्टर से बात कर रहा था। माहिरा होश में आ चुकी थी लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ था। डॉक्टर, हम उनकी डेथ बॉडी वे जा सकते हैं? हाँ, बस कुछ पेपर वर्क है, आप ले जा सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। ठीक है, लेकिन मैं माहिरा के बारे में भी पूछना चाहता हूँ। अब वो कैसी है? आनंद, तुम खुद उसकी सिचुएशन देख सकते हो। रोने से इंसान का दुख बाहर आता है, लेकिन इंसान हद से ज्यादा रोने लगे तो ये भी उनकी सेहत पर बुरा असर डालता है। उन्हें संभालने की कोशिश कीजिए। आप उन्हें साथ ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। मैं पेपर वर्क तैयार करवा दूंगी, इतना फेवर कर सकता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। सिचुएशन सच मुझे काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। ये खबर सिद्धि से छिपाई नहीं जा सकती थी। आनंद ने उसका नंबर डायल किया लेकिन उसका नंबर नहीं लगा। आनंद ने मन में कहा, सिद्धि का फोन नहीं लग रहा, वो ठीक तो होगा ना? कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है ना? मुझे शिव को कॉल करना चाहिए। आनंद ने शिव का नंबर डायल किया लेकिन उसका फोन भी बंद आ रहा था। आनंद बेटा सुनो। नर्मदा जी के बुलाने पर आनंद उनके पास चला आया। बड़ी माँ, आपने माहिरा को अकेले क्यों छोड़ दिया? आपको उसके पास होना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा उसे कैसे संभालूं। नर्स उसके पास है। तुमने सिद्धि को कॉल किया? उसका यहाँ आना बहुत जरूरी है। बड़ी माँ, मैंने नंबर मिलाया था लेकिन न तो उसका फोन लग रहा है और न ही शिव का। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ, ये कैसे हो सकता है? सिद्धि घर की बड़ी बेटी है, क्या आखिरी वक्त में भी वो उनका चेहरा नहीं देख पाएगी? ये तो बड़ा अन्याय होगा। बड़ी माँ, आप ही बताइए, ऐसे में मैं क्या करूँ? आनंद ने हताश होकर कहा। नर्मदा जी कुछ देर सोचने के बाद बोली, मैं शिव के घर वालों से बात करती हूँ, क्या आप बात करेगी? आनंद ने थोड़ा हैरानी से कहा। और कोई रास्ता भी तो नहीं है? नर्मदा जी ने अमर जी को कॉल लगाया। वो इस वक्त ऑफिस में थे। उन्होंने जब नर्मदा जी का कॉल देखा तो थोड़ा सोच में पड़ गए। उन्होंने कॉल रिसीव कर लिया। हेलो हेलो, मैं नर्मदा बात कर रही हूँ, होम मिनिस्टर साहब की पत्नी। उम्मीद है आपने पहचान लिया होगा। नर्मदा जी बात करने से हिचकिचा रही थीं। जो भी उन दो परिवारों के बीच हुआ उसके बाद कुछ भी नॉर्मल नहीं था। अमर जी ने कहा, जी मैं पहचान लिया, आपका कॉल आया इसलिए काफी सरप्राइज हूँ। देखिए, अगर बातों को लेकर आपने कॉल किया है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं अपने बेटे की गलती मानता भी हूँ और उसके लिए शर्मिंदा भी हूँ। आप गलत समझ रहे हैं, मैंने उसके लिए फोन नहीं किया है आपको। दरअसल एक दुख की खबर है, सिद्धि के पिता चल बसे हैं। मैं उसे फोन करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा। उसका यहाँ होना बहुत जरूरी है। अमर जी ये सुनते ही अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। ये आप क्या कह रही हैं? लेकिन ये सब कब हुआ और कैसे? जी आज सुबह ही उन्हें हार्ट अटैक आया था। सिद्धि का यहाँ होना बहुत जरूरी है, नर्मदा कह ही रही थी। तभी अमर जी ने कहा, ये सचमुच बड़े दुख की बात है। दरअसल बच्चे गोवा गए हुए हैं। डाइवर आइलैंड पर बरसात और तूफान की वजह से रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। उनकी वहां से निकल पाना संभव नहीं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों तक ये खबर पहुंचे, जैसा आपको ठीक लगे। इतना कहकर नर्मदा जी ने फोन काट दिया। आनंद उनके पास चला आया। क्या कहा? उन्होंने बात नहीं कराई आपकी सिद्धि से? सिद्धि गोवा में है, वहाँ किसी आइलैंड पर रास्ता ब्लॉक होने की वजह से वो लोग फंस गए हैं। उसका आना तो नामुमकिन सा है। ज्यादा देर तक हम इन्हें यूं ही नहीं छोड़ सकते। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। आनंद ने उनकी बातें सुनी। उसे बुरा भी लगा लेकिन कितनों को जवाब देता फिरता। हर कोई बात नहीं समझ सकता। शाम भी ढल चुकी थी। घर से कितनी ही बार आनंद को कॉल आया। सिद्धि न सही, माहिरा तो हैं, जो भी करना है वो कर सकती है। आनंद को भी यही ठीक लगा।
वो दोनों माहिरा के पास चले आए। नर्मदा जी उसके पास आकर बैठ गई। शांत हो जाओ बेटा, आगे सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। किस्मत कई बार ऐसी जिम्मेदारियां सौंप देती हैं जिसका हमें कोई अनुभव नहीं होता। माहिरा शायद ही उनकी बात समझ पा रही थी। सिद्धि का आना मुमकिन नहीं था, इसलिए अंतिम संस्कार की विधि माहिरा से पूरी करवाई गई। आनंद उसके हर कदम पर उसका साथ दे रहा था। अमर जी अपना काम छोड़कर घर लौट आए। जब घरवालों को ये बात पता चली तो वो भी बड़े दुखी हुए। अमर, सोच क्या रहे हैं तुम लोग, तो एक फोन करके सारे काम कर लेते हो। बच्चे को यहाँ लाने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? माँ, उन्होंने गार्ड्स को कहा है जैसे भी पॉसिबल हो उन्हें यहाँ लाया जाए। नेटवर्क की प्रॉब्लम है इसलिए बात भी नहीं हो सकती, नंदिता ने परेशान होते हुए कहा। ज्योति सबकी आवाजें सुनकर नीचे चली आई। सब ठीक तो हैं? आप सब परेशान क्यों लग रहे हैं? सिद्धि के पिता का देहांत हो गया है। ऊपर से बच्चों से बात भी सही नहीं हो पा रही, समझ नहीं आ रहे क्या करे, नंदिता ने कहा। ज्योति भी ये सुनकर परेशान हो गई। भैया, मैंने गार्ड्स को कह दिया है, वो कैसे भी करके शिव और बाकी सबसे कांटेक्ट करेंगे। पॉसिबल होता तो चौपर से उन्हें ले आएंगे। अपनी तरफ से तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आकाश ने कहा। शाम का वक्त नैनीताल। माहिरा के घर के बाहर आस पड़ोस के लोग खड़े थे जो कि उससे मिलने आए थे। माहिरा बिल्कुल चुप सी हो गई थी। आनंद उन सबको संभालने में व्यस्त था। नर्मदा जी माहिरा के पास चली आई। बेटा, तुमने सुबह से पानी भी नहीं पिया, ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी। माहिरा ने कोई जवाब नहीं दिया। अजीब बात है, माँ तो बहुत पहले ही छोड़कर चली गई थी। पिता का साया भी उस पर उठ गया। अकेली बच्ची कैसे अपनी जिंदगी बिताएंगी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बड़ी बेटी क्यों नहीं आई? अपने पिता को आखिरी बार भी देखने के लिए नहीं आई। बड़े घर में शादी होने का ये मतलब तो नहीं माँ बाप को बच्चे भूल जाएं। परेशान होकर उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। नर्मदा जी शिव के पास चली आई। घर से बार बार कॉल आ रहा है। बेटा, बड़ी माँ आप जाइए, मैं माहिरा को अकेले नहीं छोड़ सकता, मैं ये सब उसके साथ रुकूंगा। आनंद ने जितनी सरलता से ये बात कही उसे एक्सेप्ट करना औरों के लिए सरल नहीं था। नर्मदा जी ने कहा, एक अकेली लड़की के साथ तुम उसके घर में कैसे रह सकते हैं? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। बड़ी माँ आप क्या कह रही हैं? मैं कोई अनजान तो नहीं हूँ ना। सिद्धि के परिवार को हम काफी समय से जानते हैं। लोगों का क्या है, कुछ भी कहते रहते हैं। अच्छा ठीक है, मेरे यहाँ रुकने पर प्रॉब्लम है न तो हम माहिरा को अपने साथ लेकर चलते हैं। वो हमारे साथ हमारे घर पर रुकेगी, तुम्हारी माँ उसे रहने देगी। फिर वही सवाल खड़ा होता है, वहाँ वो किस हक से रहेगी? क्या वहाँ उसके होने पर लोग बातें नहीं बनाएंगे? नर्मदा जी की बातें सुनकर आनंद परेशान हो गया। बड़ी माँ आप गोल गोल बातें क्यों कर रही हैं? न मैं यहाँ रुक सकता हूँ और न ही माहिरा को अपने साथ घर ले जा सकता हूँ। आखिर में मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं उसे इस हाल में अकेले नहीं छोड़ सकता। तो फिर अपने और उसके रिश्ते को नाम दे दो ताकि तुम साथ रह सको। आप कहना चाहती हैं मैं शादी कर लूँ? हाँ बेटा, तुम देख ही रहे हो, सिद्धि अपने घर की हो चुकी हैं, जहाँ वो खुश नहीं है। क्या अपनी बहन को अपने साथ रख पाएंगी? माहिरा को तुम अकेले भी नहीं छोड़ सकते। जब जिम्मेदारियां निभा रहे हो तो अच्छे से निभाओ। पत्नी बनाकर ले चलो उसे घर। तुम्हें फिक्र नहीं होता ना दुनिया की, तो बोलो ले सकते हो ये फैसला। थोड़ा सोच समझकर फैसला लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम्हारी माँ माहिरा को एक्सेप्ट करेगी। आनंद के लिए सब कुछ चौंकाने वाला था। उसकी मोहब्बत सिद्धि थी और अब उसके सामने माहिरा से शादी करने का प्रस्ताव रखा गया था। आखिर वो क्या फैसला ले सकता था? अगर हाँ कहता है तो उसके लिए सब कुछ बदल जाएगा। माहिरा को देखने का नजरिया भी। पत्नी बनने के बाद वो उन सारे अधिकारों की उम्मीद कर सकती हैं जो उसका हक है, और आनंद की मोहब्बत उसे तो दफनाना होगा। अगर वो न कहता है तो कुछ भी नहीं बदलेगा। हाँ, मगर माहिरा की जिम्मेदारी वो कभी नहीं निभा पाएगा और ये गिल्ट शायद सारी जिंदगी रहेगा।
ये कैसा जवाब हुआ, मैंने इतनी मेहनत की थी, तुम्हें और अच्छा कहना चाहिए था। यूं ही कोशिश करते रहो, जरूर अच्छा कहूंगी। एक बार फिर इवांस का चेहरा उतर गया। सिद्धि ने अभी तक नाश्ते की प्लेट को हाथ नहीं लगाया था। इस वजह से शिव ने भी नाश्ता नहीं किया। सुबह का वक्त मल्होत्रा विला आकाश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। दानिश उनकी कॉफी कमरे में ले आया। सर, आप नाश्ता कमरे में करेंगे या फिर नीचे करेंगे? कॉफी तुम लेकर आए हो। मैडम कहाँ हैं? जी वो किचन में हैं, दूसरे काम में बिजी हैं। उन्होंने मुझे कहा आपके लिए कॉफी ले जाऊं। आकाश इतना समझ चुके थे ज्योत अभी भी नाराज है। उन्होंने दानिश को जाने के लिए कह दिया। आकाश ने अपने दोनों हाथ टेबल पर टिकाए और एक गहरी सांस भरी। सच ही कहा हूँ, किसी ने इंसान जो बोता है वही काटता है। मैंने जो पाप किया मुझे उसकी सजा तो मिलनी ही थी। मैंने बहुत दुख पहुँचाया है उसे। उसका नाराज होना भी जायज है। इधर अमर जी भी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे थे। नंदिता ने अभी अभी उनके कोर्ट से कार्ड्स निकाले थे। वो उन्हें देखते हुए बोली, इनके पासवर्ड क्या हैं? किसके पासवर्ड? ये कहते हुए अमर जी उनकी ओर पलटे। नंदिता के हाथ में कार्ड्स देख अमर जी ने कहा, कोई पासवर्ड नहीं है उनका। उन कार्ड्स से खेलना बंद करो, वो शॉपिंग के लिए नहीं हैं। अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? नंदिता ने मासूम सा चेहरा बनाकर पूछा। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। उन कार्ड्स से खेलने की कोशिश मत करो। आप न दुनिया के सबसे बुरे हस्बैंड हो। नीचे नाश्ता तैयार किया है, आ जाइए। ये बोल नंदिता वहां से चली गई। अमर जी ने कहा, इसके अंदर बचपना भरा है। शिव से ज्यादा जिद्दी तो ये है। शाम का वक्त नैनीताल। शाम बीतने को आई थी लेकिन माहिरा का कुछ अता पता नहीं था। सोमनाथ जी ने उसे कितनी दफा कॉल किया लेकिन उसका फोन नहीं लगा। उन्हें इस वक्त माहिरा की बहुत फिक्र हो रही थी। समझ नहीं पा रहे थे करे तो करे क्या। उन्होंने आनंद को कॉल लगाया। आनंद अभी अभी अपने विला लौटा था। वो कॉल रिसीव कर सीढ़ियां चढ़ने लगा। हेलो अंकल, बताइए आपने कैसे फ़ोन किया?